बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, अब हम बात करेंगे रेलवे की। जी हां, PIA के बाद रेलवे का इदारा भी अब कौमी खजाने पर बोझ बनता जा रहा है। एक तो आमदन से ज़्यादा उसके अखराजात हैं, दूसरा आए रोज़ ट्रेन हादसात हैं। अब इन पर काबू कैसे पाया जाएगा और इन तमाम सूरत हाल से छुटकारा कैसे हासिल किया जाएगा, इस हवाले से रेलवे के आला अहदेदारों ने प्लान करने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान रेलवे में बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी और पाकिस्तान रेलवेज ने पेंशन को फाइनेंस डिवीजन के सुपुर्द करने से मुतल्लिक भी तजावीज़ ले ली हैं। ये मामला क्या है और इतना खसारे में रेलवे का इदारा क्यों जा रहा है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फख्तर। फ़हीम, बताइए रेलवे की क्या सूरत हाल है इस वक्त? बहुत शुक्रिया फरजाना। जो ख़बर आज हम सामने लेके आए हैं ये पाकिस्तान में अवाम की बराए नाम जो सस्ती सवारी है उसके मसाइल से मुतालिक है। पाकिस्तान रेलवे बुनियादी तौर पर इस वक्त मसाइलिस्तान बन गया है। दुनिया भर में जहाँ भी रेल नेटवर्क है वहाँ पर रेलवे की सवारी सस्ती, मयारी, आरामदेह और महफूज तस्वुर की जाती है या फिर उसको माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ना तो रेलवे की सवारी सस्ती है, ना मयारी है और ना ही जो है वो महफूज है। जो तफसीलात सामने आई हैं, अगर उसके मुताबिक हम चीज़ें देखें तो गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान के 198 शहरी रेलवे हादसात का शिकार हुए हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम इनकी फ़ाइनेंस के ऊपर बात करें कि ये मालियाती खसारा इसका इस हद तक बढ़ चुका है कि 48 अरब रुपए वफाक की तरफ से सब्सिडी मिलती है रेलवे को, तब जाकर ये अपने अखराजात पूरे करते हैं। और ये इदारा भी बदकिस्मती से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरह ये भी पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ बनता जा रहा है। जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 110 अरब रुपए के इनके जो सालाना अखराजात हैं वो पाकिस्तान रेलवे के हैं, टोटल अखराजात। और इसमें से टोटल जो आमदनी है पाकिस्तान रेलवे की तमाम तर इक़दामात करने के बावजूद वो सिर्फ 63 अरब रुपए है। और अगर इसको हम डिटेल में जाएँ तो जो सबसे बड़ा इसे कह सकते हैं कि जो खसारा पाकिस्तान रेलवे को आता है वो तनख्वाहें और पेंशन की मद में है। तकरीबन आधी से ज़्यादा जो आमदनी है पाकिस्तान रेलवे की वो उनकी जो पेंशन है, जो मुलाजमीन जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनमें जो है वो चली जाती है। 39 अरब रुपए सालाना की जो पेंशन है वो पाकिस्तान रेलवे जो है वो अपने मुलाजमीन जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको देता है और 35 अरब रुपए से ज़्यादा की तनख्वाहें जो हैं वो इसकी हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल जो चार्जेज़ हैं वो सिर्फ 29 अरब हैं और बाकी जो मामलात हैं वो कुछ मामूली से चंद अरब हैं। और कुल 110 अरब में से ये देखें कि 63 अरब रुपए की अगर इसकी आमदनी है तो तकरीबन जो बाकी जो 48 अरब रुपए के करीब जो वफाकी हुकूमत है वो इनको जो है वो सब्सिडी की मद में देती है। अब पाकिस्तान रेलवे ने कुछ प्लान्स तैयार किए हैं कि हम इनके ऊपर इसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। पहला प्लान जो है वो ये तैयार किया गया है कि जो पेंशन है, जो 38 अरब रुपए की पेंशन ये मुलाजमीन को मिलती है, ये वफाक अपनी तरफ या फिनांस वजारत खजाना अपने पास रख ले ताकि हम ऑपरेशनल मामलात से या फिर जो अपनी आमदनी है उससे जो पाकिस्तान रेलवे है उसको चला सकें और ये जो सब्सिडी वाला मामला है ये ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अब इसकी जो प्लानिंग की जा रही है कि अब इन अराजियों को या फिर जो कमर्शल जो जगहें होंगी उनको भी कम मुद्दत के ऊपर, तवील मुद्दत की बजाय बल्कि कलील मुद्दती बुनियादों के ऊपर जो है इनको तकसीम की जाएंगी या फिर अलॉट की जाएंगी या फिर लीज़ के ऊपर दी जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे के जो कुल जो 1,26,000 के करीब कनेक्शंस हैं बिजली के डेस्कोज के, उनमें से 26,000 डेस्कोज को वापस कर दिए गए हैं और 100 से ज़्यादा मकामात के ऊपर सोलर पैनल्स लगाकर सोलर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से नेस्पाक को जो ठेका है वो भी वजारत रेलवे की तरफ से या पाकिस्तान रेलवे की तरफ से दे दिया गया है और इससे सालाना जो बताया जा रहा है कि 1 अरब रुपए के करीब इनको जो है वो बचत मिलेगी। इसके अलावा जो रेलवे के ग्रेड 19 से कम के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर दफ्तरी औकात में AC चलाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि इससे बिजली की भी जो है वो बचत होगी। और जो मौजूदा बजट है पाकिस्तान रेलवे का, इसमें से जो गाड़ियां हैं वो नहीं ख़रीदी जाएंगी और जो बाकी मामलात हैं वो भी इसके साथ साथ किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें जो हादसात हैं जिसकी वजह से रेलवे के जो
रेलवे के ऊपर जो सफ़र करने वाले पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए ये रिस्क फैक्टर जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। जो तफसीलात सामने आई उसके मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में 198 पाकिस्तानी रेलवे हादसा में जाँ बहक हुए और 122 ज़ख्मी हुए। 2019 से 2023 के दौरान 537 ट्रेनें हादसा का शिकार हुई। जो बताई जाती है वजूहात, उनमें सबसे बड़ी जो वजह बताई गई है कि रेलवे की जो मशीनरी या फिर जो मटीरियल मामलात हैं उसकी वजह से 217 हादसा हुए और 2024 चल रहा है। दुनिया किस तरीके से रेलवे को आगे लेके जा चुकी है, बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में अनमैन्ड जो फाटक हैं जहां पर कोई शख्स तैनात नहीं होता, पाकिस्तान तो अपना रेलवे ट्रैक तक ठीक नहीं कर सका है। उसकी वजह से जी उसके ऊपर भी आ रहे हैं। तो 172 के करीब जो हादसा हुए हैं वो सिर्फ अनमैन्ड जो क्रॉसिंग्स हैं उसकी वजह से हुए हैं। रेलवे ऑफिशियल्स की गलतियों की वजह से 103 हादसा हुए हैं। दहशतगर्दी के 7 वाक़यात हुए। कुदरती आफात की वजह से 6 हादसा हुए। मुसाफिर ट्रेनें जो टकराई हैं आपस में उनके 2 वाक़यात हुए और माल बरदार और मुसाफिर ट्रेनों के टकराने से 6 हादसा हुए और 25 ऐसे वाक़यात हुए जिनमें आतिशज़दगी हुई। अगर आप इसका डेटा देखें तो ये चीज़ सामने आती है कि सालाना पिछले 5 साल में सालाना 107 जो ट्रेनें हैं वो हादसात का शिकार हुई हैं। मतलब 365 दिनों में से 107 दिन हमने देखे कि ट्रेनों के हादसात हुए हैं और ये बड़ा खौफनाक किस्म का डेटा है। इसकी वजह से एक तो रेलवे गैर महफूज भी हो रही है और लोग इसके ऊपर रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व हो चुका है कि लोग बिल्कुल फहीम, ये तो बेसिक सिचुएशन है जो हमारे सामने आ चुकी है रेलवे के इदारे को लेके। ये आपने स्टार्ट में हमें बताया कि इखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है, तो फिर उन इखराजात को कैसे अब तक रेलवे का इदारा पूरा करता आ रहा है? सब्सिडी की मद में रोजाना वफाकी हुकूमत से 48 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती है, उससे अपने अखराजात पूरे कर लेते हैं। हालांकि दुनिया भर की अगर देखें तो रेलवे ऐसा महकमा है या ऐसा शोबा है जो मुनाफा बख्श है। लोग जो है वो इससे तो क्योंकि गरीब के लिए भी थोड़ी सस्ती सवारी कंसीडर की जाती है, बजाय इसके कि हवाई सवारी को आप वो उसको खातिर में लाएं, रेलवे को पहले कंसीडर किया जाता है कि उसको गरीब भी अफोर्ड कर सकता है, इससे तो मुनाफा ज्यादा हो सकता है। तो फिर क्यों खसारे में जा रहा है? देखिए, तरजीह नहीं है। पाकिस्तान रेलवे को बेहतर बनाने की तरजीह ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में से एक बड़ी तरजीह जो बड़े मौशी मसाइल की बात तो करते ही हैं, लेकिन 48 अरब एक बड़ी रकम है जो कि आप एक रेलवे को दे रहे हैं। उसको बेहतर करके आप 48 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कर सकते हैं अगर बेहतरी की जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से ये मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है अभी तक रेलवे का मिनिस्टर तैनात नहीं किया गया। अभी भी इंचार्ज मिनिस्टर जो है वो वज़ीर आज़म खुद हैं। तो अब जो रेलवे को चला रहे हैं वो सेक्रेटरीज चला रही हैं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, बाबू चला रहे हैं और आगे आपके सामने मामलात खुद अंदाज़ा लगा लें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रेलवे के बेहतर ना होने की वजह से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान के जो इंपोर्ट बिल में ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो पेट्रोलियम मसनूआत का होता है, खाम माल का खाम तेल का होता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स की मद में पाकिस्तान से जो ज़र मुबादला है वो बाहर जाता है। अगर रेलवे को बेहतर किया जाए और रेलवे के सिस्टम को, जिस तरह से आपने पहले भी सवाल किया कि पटड़ी अभी तक हमने ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ML1 का मनसूबा भी अभी तक जो है वो मतलब ML1 जैसा एक बड़ा मनसूबा जो है बनना है और अभी तक आपने रेलवे का मिनिस्टर तैनात नहीं किया। तो बात यह है कि रेलवे बेहतर ना होने की वजह से लोग जो हैं वो सफ़र नहीं करते। मजबूरी के आलम में जो लोग सफ़र करते हैं उनके भी मामला देखें कि वो अल्लाह के आसरे के ऊपर, मतलब रिस्क के ऊपर जो है वो जा रहे होते हैं। और उधर भी वजारत महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो उसके जो किराए हैं वो बढ़ाए गए हैं। तो इंपोर्ट बिल को बचाने के लिए रेलवे को बेहतर बनाना चाहिए, हुकूमत को तरजीहात में इसको शामिल करना चाहिए, जिसकी वजह से रेलवे बेहतर ना होने की वजह से एक तरफ किराए बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें तो रेलवे के इखराजात आमदन से ज्यादा होने की वजह क्या सामने आ रही है? क्योंकि किराए तक तो बढ़ा दिए हैं। देखिए, ये जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक बड़ी वजह तनख्वाह और जो पेंशन है, जो कि वजारत रेलवे और महकमा रेलवे ये कहते हैं कि तनख्वाहें और पेंशन है और उसकी वजह से जो है वो हमें नुकसान का सामना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ट्रेन को बेहतर किया जाए या फिर जो और भी जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी बाज़ औक़ात डिस्कशंस होती है तो उसमें भी यही बात की जाती है
कि रेलवे के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये मुनाफे में जा सकती है, लेकिन तरजीहात में नहीं है। अब देखिए हमारी मैक्सिमम जो रेलवे की गाड़ियों की, ट्रेनों की जो स्पीड है वो कम है, 80, 90 या मैक्सिमम 100 तक जाती हैं। और जो कराची तक जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो ट्रेन की बजाय बसेस को तरजीह देते हैं या फिर अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको तरजीह देते हैं। इसकी वजह से पेट्रोल या डीजल जो है वो ज़्यादा खर्च होता है, इंपोर्ट बिल ज़्यादा पाकिस्तान का बनता है। तो रेलवे को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि रेलवे को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, ऑलरेडी एक इदारा जो है वो खसारे में जा रहा है, तो किस तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, क्या प्लान मुरतब किया जा रहा है? क्या बिजली के बचत हो जाएगी तो फिर ये खसारे में जाना बंद हो जाएगा? देखिए ये लेफ्ट राइट घूम रहे हैं, मेन मुद्दे के ऊपर फरजाना आई नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि ट्रेन जो है वो ट्रेन असल में जो ट्रेन की पटड़ी है, रेलवे ट्रैक है, वो उसको बेहतर करना है, ट्रेनों की स्पीड बेहतर करनी है, ज़बरदस्त अच्छी और मयारी आपने सर्विसेज फराहम करनी है। जो कि हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्ट के अंदर लोगों को बेहतरीन सहूलियात मिल रही होती हैं, लोग वहाँ ज़्यादा जा रहे होते हैं। इसको महफूज बनाना है। बात वही है कि एक जो हादसात हुए हैं अनमैन्ड फाटक, अभी तक उसको नहीं बेहतर किया जा सका कि वहाँ पर कोई बंदा तैनात नहीं होता और वो बगैर किसी शख्स के फाटक मौजूद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ से जो लोग गुजरने वाले हैं वो भी गैर महफूज हैं और जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग वो भी गैर महफूज हैं। तो तरजीह बनानी पड़ेगी रेलवे को, ML1 मनसूबे के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक इस हुकूमत में वजारत रेलवे के अंदर किसी ना वजीर मुमलकत बनाया गया है, ना किसी को वफाकी वजीर बनाया गया है कि जो आए और उसकी तरजीह बुनियादों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी से पूछे कि भाई आप इस सोलर के ऊपर शिफ्ट करने से ठीक है 1 अरब रुपए की बचत आ जाएगी, ठीक है आप जो है वो गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, AC इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, वो ट्रेन की पटड़ी कैसे ठीक करेंगे, आप ट्रैक कहां से ठीक करेंगे ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े। फहीम, देखा जाए तो रेलवे का इदारा बहुत पुराना इदारा है और इतने अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि बेशुमार हादसात, 20 हादसात आपने हमें गिनवा दिए हैं। तो जब ये हादसात पेश आते हैं तो उसकी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए आज तक कोई इक़दाम सामने आए हैं, कोई किए गए हैं इक़दाम? देखिए फिगर सामने आ जाते हैं, इतने हादसात हुए, इतने लोग जख्मी हुए, इतने लोग जाँ बहक हो गए। कुछ दिन तक ये TV चैनल्स के ऊपर या अखबारात के अंदर रिपोर्ट होता है, कहीं मामला हाईलाइट होता है और फिर ये कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इंक्वायरी कराई जाती है और उसके अंदर मुलाजमीन को जो है वो सज़ा दे दी जाती है। लेकिन बात यह है कि उसको रीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे? रीस्ट्रक्चरिंग ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक आप अपने रेलवे के सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे, अब हमें आसरा और उम्मीद तो है कि CPEC के ज़रिए या फिर चाइना के ज़रिए जो है ML1 का मनसूबा जो हो जाएगा, लेकिन वो भी उस लेवल के ऊपर उसकी पेशरफ्त नहीं हो रही कि उसको अगर उस काम को बेहतर किया जा सके या फिर तेज़ किया जा सके। तो ये PIA की तरह ये भी अब बोझ बनता जा रहा है पाकिस्तान की आवाम के लिए। एक सबसे बेहतरीन और सस्ती सवारी बन तो सकती है लेकिन अब बन नहीं पा रही, किराए महंगे कर दिए जाते हैं, AC इस्तेमाल करने को एक और चीज़ का आपने जिक्र किया था, वो था शमसी तवानाई से मुतल्लिक कोई मंसूबा तैयार किया जा रहा है ताकि वो उसको रेलवे को उसके ऊपर शिफ्ट किया जाए। तो एक तरफ हम ऑलरेडी ये बचत करने की कोशिश कर रहे हैं कि AC बंद कर दिया जाए, बिजली का कम इस्तेमाल हो, दूसरी जानिब जब हम सोलर पैनल्स की तनसीब करेंगे तो उसके लिए क्या फंड्स दरकार नहीं होंगे, वो कहां से जारी किए जाएंगे? देखिए 1,65,000 के करीब बिजली के जो कनेक्शंस हैं वो पाकिस्तान रेलवे के पास हैं मुख्तलिफ डेस्कोज के जरिए। तो 26,000 के करीब डेस्कोज को कनेक्शंस वजारत रेलवे या महकमा रेलवे ने वापस कर दिए हैं और 100 के करीब ऐसे मकामात हैं जिसके ऊपर शमसी तवानाई के ज़रिए उनको चलाने का मनसूबा बनाया गया। और इस हवाले से नेस्पाक को जो ठेका दिया गया है वो ठेका, उसके ऊपर रेलवे के अखराजात तो नहीं आएंगे, वो नेस्पाक खर्च करेगा। और जिस तरह बिल्ट ऑपरेट और बाकी जो ट्रांसफ़र वाला एक मुआहदा है उसके तहत ये हासिल किया गया है। और इससे वो कह रहे हैं कि हमें सालाना 1 अरब रुपए की जो है वो बचत आ जाएगी। ठीक है, ये बेहतर है कि आप इससे अखराजात कम हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे आमदनी बढ़ेगी? आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ाने के लिए आपको ट्रैक को ठीक करना पड़ेगा, आपको सर्विसेज बेहतर करनी पड़ेंगी, आपको ट्रेनें बेहतर लानी पड़ेंगी ताकि लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय अपनी गाड़ियों पर जाने की बजाय शहरों के अंदर या सफ़र करने के लिए उधर जो है वो ट्रेन के ऊपर आ जाएंगे। फिर गुड्स की भी आप देख लें कि गुड्स की जो ट्रेनें होती हैं, माल बरदार ट्रेनें, उनको भी बेहतर बनाना होगा। ये भी एक बड़ा जो जिसे कह सकते हैं कि सेक्टर है जहाँ से रेलवे को आमदनी आ सकती है। वो सारा जो आमदनी जो गुड्स के जरिए
आनी चाहिए, मालबरदार गाड़ियों के जरिए आनी चाहिए, वो भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके थ्रू हो रही है, ट्रकों के जरिए, ट्रॉलर्स के जरिए आ रही है। सबसे अहम बात जो है वो यही है कि रेलवे के इदारे को हमें बेहतर बनाना है। ये एक सस्ती सवारी है जिसे हमने आम आवाम के लिए खतरनाक सवारी बना दिया है, जो आए रोज हादसात का बायस बनती है। हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से सोचना चाहिए कि वो गरीब सहूलत देके कितनी आमदन कमा सकती है। नाजरीन, आखिर में बात कर लेते हैं सिंध में पेश किए जाने वाले बजट की, जहां पुरानी स्कीमों को मुकम्मल करने का जवाब देकर अवामी फलाह के लिए कोई नया मंसूबा बजट में नहीं रखा गया। अलबत्ता मनपसंद स्कीमों और ख़ास तौर पर वज़ीरों, मशीरों और अफसरों की अय्याशी के लिए मंसूबे ज़रूर रखे गए हैं। 2007 में कराची के शहरियों को पानी की फराहमी का मेगा मंसूबा K4 जैसे कई मंसूबे आज भी मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अरबों रुपए स्कीमों के नाम पर कौमी खजाने से लिए जा रहे हैं और सूबाई वुज़रा, मशीरों, कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की मौजें लगी हुई हैं। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खोखर से। जाहिद, क्या मंसूबा है और क्या किया जा रहा है, आगे का लाए अमल बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से इस बजट में कोई भी नया मंसूबा आवाम की फलाह और बहबूद के लिए नहीं शुरू किया गया है। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि जो पुराने जो स्कीम्स हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा, मगर बदकिस्मती की बात है कि वो सिर्फ ये ऐलान ही रह गया। बाकी अगर हम देखते हैं, एक चीज़ हमारे सामने आई है कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से एक मंसूबा इस दौरान नया लाया गया है और उस मंसूबे को तकमील भी किया जाएगा, उसके लिए फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। अच्छा। तकरीबन एक हफ्ता कबल इस बजट को मंजूर होने के से पहले 19 करोड़ रुपए की स्कीम रखी गई है महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के कॉन्फ्रेंस कमेटी रूम और उसके मुतल्लिका जो मुंसलिक ऑफिसेज हैं उनकी तामीर के लिए। और ये मंसूबा जो है मंजूरी दी गई थी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था और इसमें ये फैसला किया गया कि सिंध सेक्रेटेरिएट, जिसको तुगलक हाउस कहा जाता है, उसकी छत पर जो है वो स्टील फ्रेम और फाइबर और लकड़ी के जो है फ्लोर बनाए जाएंगे। माली साल के ख़त्म होने से एक हफ्ता कबल इतना महंगा मंसूबा मंजूर करने के हवाले से सख्त तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा इनको ज़रूर, क्योंकि अगर सीमेंट से भी ये छत तैयार की जाती तो ज़रा का कहना है कि सिर्फ 2 करोड़ रुपए में ये छत मुकम्मल हो सकती थी। मगर ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ने नए साल माली साल से कबल तरक्याती मंसूबे पर पाबंदी आयद की थी, मगर इसके बावजूद भी ये मंसूबा मुकम्मल होगा। इतना भारी मंसूबा किसी भी मुतल्लिका फोरम से मंजूर नहीं किया गया, PC1 तैयार नहीं किया गया। ढांचा इसका बाहर से तैयार होगा, छत पर लाकर इसको छत पर फिट किया जाएगा। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी हायर कर दिया गया है। समझे कि ये कुछ दिनों के अंदर ये काम भी शुरू हो जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि कोई नई स्कीम नहीं शुरू की जाएगी, क्योंकि जो है वो इस वक्त पुरानी स्कीम्स काफ़ी चल रही, काफ़ी सालों से उनको मुकम्मल किया जाएगा। और उसके अलावा ये भी है कि कोई माली बहरान के जो मामलात हैं वो भी कुछ हुकूमत को उनका भी सामना था। मगर देखा ये गया है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ आवाम के फलाह बहबूद के लिए कोई मनसूबा शुरू नहीं किया गया, बल्कि जो हुक्मरान हैं, जो वजीर मशीर हैं, जो अफसरान हैं, उनकी अयाशी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ज़रूर शुरू किए गए हैं। उनके भी मुतल्लिक हम ज़रूर बताएंगे। जो पुराने मंसूबे हैं उनके मुतल्लिक हम आपको बताएं कि 2007 में कराची के शहरियों को पीने के पानी के हवाले से K4 का मंसूबा शुरू किया था। 25 अरब रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया गया था। इस वक्त 150 अरब रुपए से जायद ये जो है मंसूबा चला गया है, उसकी लागत जो है, मगर इस वक्त भी वो मुकम्मल मंसूबा नहीं हो सका। कराची के शहरी रोज़ाना सरापा एहतजाज होते हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, बहुत से इश्यूज होते हैं। 2001 में जो है वो बलूचिस्तान और पंजाब से आने वाले जहरीले पानी को मुतबादिल रास्ता देकर RBOD एक मंसूबा बनाया गया था, जिसके जरिए ये समंदर में इस पानी को छोड़ना था। मगर बदकिस्मती से 23 साल मुकम्मल होने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। और जब भी बारिशें आती हैं तो ये इस मंसूबे से जहां से शुरू होता है, जहां से खत्म होता है, वो लोगों को डुबोता हुआ जरूर जाता है। फिर उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। अरबों रुपए इस मंसूबे पर खर्च हो चुके हैं। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तहकीकात भी जारी है इस हवाले
से, मगर बदकिस्मती से जिन जिन अफसरान ने या जो हुक्मरान थे जिन्होंने ये फंड हड़प किए, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ये 2002 में 22 करोड़ रुपए की लागत से जिला घौटकी में एक स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट का मंसूबा शुरू किया गया था। 22 साल हो गए हैं और हर साल बजट में इन पर फंड्स रकम जो मुख्तस होती है वो खर्च भी होती है, मंसूबा मुकम्मल नहीं होता अभी तक। कराची के इलाके गुलबर्ग, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी और बल्दिया टाउन के जो लोग हैं उनके लिए 2006 में 86 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाने थे। ये मंसूबा भी ताहाल जो है इल्तवा का शिकार है, मुकम्मल नहीं हो सका है। कई मंसूबे जो हैं वो तो दिए ही नहीं गए हैं और जो मंसूबे थे वो मंजूर हुए ही नहीं हैं और PC1 वो भी नहीं बना है। तो फंड्स किस मद में मंजूर कराए गए हैं और किसने लिए हैं, कोई चेक एंड बैलेंस है उसके ऊपर? सिंध की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ सरकारी जो महकमे उनके साथ मिलकर बजट बनाते हैं, मुख्तलिफ स्कीम्स जो होती है वो मंजूर की जाती हैं। ये समझें कि सारे जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने का या बनाने का तकरीबन अख्तियार जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के पास होता है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि और कोई नई स्कीम नहीं शुरू की जाएगी। मगर ये जो महकमा है ये बादशाह महकमा है, इसके सामने कोई हुकूमती ऐलानात या इसके सामने कोई पॉलिसीज कोई अहमियत नहीं रखती है। इनकी मर्जी हुई, इनको एक ख्याल आया कि ये जो स्पेस है हमारे पास बिल्कुल कम है, इसलिए हमें ज़रूरत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मंसूबा मंजूर करवा सकते हैं और किसी भी रेट पर, मतलब महंगे दामों पर, इतने में सिर्फ स्टील, फाइबर और इनके जो लकड़ी के जो फ्रेम है उसको सिर्फ 19 करोड़ रुपए का ठेका देकर वो मंजूरी दे दी गई है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिंध के अंदर बदकिस्मती की बात यह है कि मंसूबे मुकम्मल इसलिए भी नहीं होते हैं कि 50 से 60% जो है कमीशन वो उन अफसरान के जेबों में जाती है या वो उस महकमे के जो अहम जो बासर लोग हैं उनके जेबों में जाती है। इसलिए ठेकेदार के पास जो रकम बचती है वो उसमें से थोड़ा काम कराता है, थोड़े पैसे अपनी जेब में रखता है। इसलिए कोई भी सिंध का जो है जो मंसूबा है वो मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह से 2007 का भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह मुख्तलिफ मंसूबे हैं। थोड़ी सी रेफरेंस के तौर पर इस तरह से तो कई सैकड़ों मंसूबे हैं जिनको मुकम्मल होना था मगर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सका। मैं सिर्फ ये बात आपको बता दूं कि जो ठट्टा बजीन शिकारपुर में मछली की अफजाइश के लिए जो मंसूबा था उसके लिए 78 करोड़ रुपए रखे गए थे और 71 करोड़ रुपए इस वक्त खर्च हो चुके हैं, मगर मंसूबा कहीं भी हमें नजर नहीं आता। अगर आप जाएंगे तो आपको कोई चीज जो है वहां पर ईंट लगी हुई भी नहीं मिलेगी। जाहिद ये तो वो मंसूबे हैं ना जो जारी थे और ताहाल नामुकम्मल हैं। आपने कुछ नए मंसूबों का भी जिक्र किया है। नए माली साल में तो नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी है, तो फिर उनकी मंजूरी कैसे दे दी गई? कोई कानून नहीं है, मैंने आपको बताया ना, कोई कानून नहीं है कि इनको किस तरह से मंजूर कराया गया है। उन्होंने खुद जो है मंसूबा बनाया और वहां से मंजूर कराया। इसकी PC1 सारे मामलात होते हैं, उनको नजरअंदाज किया गया। ये जो प्रेजेंटेशन 2 रोज कबल ये इजलास हुआ था चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत, उसमें ये बताया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सारा किस कंपनी को दिया गया है, वो कंपनी भी मौजूद है, कंपनी का नाम भी मौजूद है। वो कुछ दिनों के अंदर जैसे बजट मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद उनको फंड्स रिलीज होंगे और ये जो ढांचा है 19 करोड़ रुपए का ढांचा, ये सीधा जो है आवाम के पैसों पर डाका कहा जा सकता है इसको, कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको अगर जरूरत भी है किसी चीज की तो एक जो है कानून होता है, कानूनी तकाजा होते हैं जिसको पूरा नहीं किया गया। बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती, इस तरह से हम और भी बजट में अगर नजर डालेंगे, बजट अभी तक जो है लोग देखेंगे। तो जाहिद ये जो 19 करोड़ का जिक्र आपने किया है, ये 19 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हो गए हैं, तो इसका ठेका किसे दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक केसर खान एंड कंपनी का नाम है जिसकी प्रेजेंटेशन बनाएगी, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, नाजरीन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने जो इसका नक्शा बनाया है, जो फ्रेम बनाया है, वो भी देख सकते हैं कि उन्होंने
फाइनलाइज करके जो जो रिक्वायरमेंट थी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की उसके मुताबिक उनको बना के दिया। ये मुख्तलिफ जो है किसी में लोहा लगेगा, किसी में फाइबर लकड़ी, ये मिक्स करके एक फ्रेम बाहर से तैयार करके आएंगे जो आके सिर्फ और सिर्फ वहाँ से फिट करेंगे और ये जो है अफसरान उनमें एयर कंडीशन और जो रिक्वायरमेंट्स है वो रख के और अपना काम शुरू करेंगे। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ अंदाज़ा करें इनकी जो संजीदगी का कि लोगों के लिए कितने मुखलिस हैं कि सिर्फ और सिर्फ मौजूदा बजट में सिर्फ गाड़ियाँ खरीदने के लिए उन्होंने जो 7 अरब 31 करोड़ रुपए रखे हैं जो महंगी और लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, जो उन वजीरों मशीरों में बांटी जाएंगी, जो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, यानी उन गाड़ियों के लिए तो पैसे हैं लेकिन अवाम की फलाह के लिए जो मंसूबे रखे जाने चाहिए उनके लिए पैसे नहीं है अवाम के पास, हुकूमत के पास। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है उनके पास। सिर्फ और सिर्फ जो बजट पर वैसे भी जो आती ही रही हैं खबरें, आपने भी देखी होंगी, सब आवाम ने देखी हैं कि वहाँ पर वज़ीर-ए-आला हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए, वहाँ के मेहमानों के लिए तोहफे तायफ देने के लिए भी बजट में इजाफा किया गया है। मगर लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, उनको पीने के पानी के मसाइल हैं या और कोई मसाइल हैं, उनके लिए कोई मनसूबा शुरू नहीं किया गया है। हाँ, उनको ज़रूरत थी इस बात की कि जो वज़ीर और मशीर या इनके अफसरान जो हैं वो जो उनके पास जो गाड़ियाँ हैं वो लग्जरी होनी चाहिए, वो जहाँ पे जाएं। मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है इनकी प्रायोरिटी जो है यही है कि सिर्फ और सिर्फ वो खुद अपने लिए या अपनी सहूलत के लिए तो मंसूबे, यानी अफसरान को हर तरह की सहूलत होनी चाहिए। अवाम चाहे जितनी मर्जी तकलीफ में हो लेकिन अफसरान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बाबू को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना उनको दफ्तर में तकलीफ होनी चाहिए, ना उनको अगर वो फील्ड में जाते हैं तो कि फील्ड के जो अफसरान हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी 4 व्हील ड्राइव गाड़ी होनी चाहिए। मतलब 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी सिर्फ उसके पास होनी चाहिए। ये अवाम के नुमाइंदे हैं। और इसी तरह से जो महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं उसी तरह 3 से 4 करोड़ रुपए की गाड़ी वजीर साहब के पास हो, मशीर साहब के पास हो, ब्यूरोक्रेट के पास कम से कम जो गाड़ी है 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। उनकी मेंटेनेंस होती है, उनके फ्यूल होती है। तो ये हमारे आवाम के खादिम हैं, आवाम के जो नुमाइंदे हैं, जिनको हम बोले कि सूबाई वज़रा जो हैं, ये वही लोग हैं जिनको आवाम मुंतखब भी करता है। ये वही लोग हैं जो आवाम के लिए कहते हैं कि हम खादिम भी है, सर पब्लिक सर्वेंट हैं। तो ये अपनी अयाशी के लिए तमाम जो मामला वो बजट में रखते हैं। मगर बदकिस्मती की बात है कि आवाम के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए हमें इस बजट में कोई मंसूबा नज़र नहीं आया। अच्छा जाहिद, आपने मॉडल विलेजेस का भी जिक्र किया कि वो बनाए जाने थे खेंजर झीलों पर, तो उस हवाले से फंड्स भी जारी किए गए, लेकिन अगर देखा जाए वहाँ पर उसका नामो निशान तक नहीं है। तो इस हवाले से कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने उस हवाले से नहीं पूछा। कोई पूछने वाले, मैंने बताया ना कि ये शुरू हुए मंसूबा शुरू किया गया और उसमें बजट भी जारी होते रहे, हर साल इनको पैसे भी मिलते रहते हैं, मगर कोई भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। बदकिस्मती की बात यह है कि 2005 से हाईवेज पर 105 पुलिस की पोस्टें कायम करनी थी। ये जो कि बहुत जरूरी है अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो चेक पोस्टें थी, चेक पोस्टें तक कायम नहीं की गई हैं। देखें, अब अभी हम जिन मसाइल को जो हम रिसेंटली हम देखें 1-2 दिन से, और वैसे भी अगर हम सीपेक और भी मामला देखें तो उनका कंसर्न ज़्यादा यही है कि अमन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो। हमारी ये जो संजीदगी का मुजाहरा ये है कि 105 जो पुलिस चेक पोस्टें बनानी थी और उन पर 48 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आप कराची से निकलें, कश्मीर तक जाएं, कहीं आपको इस तरह से इस मद में कोई चेक पोस्ट आपको नजर नहीं आएगी। मगर 48 करोड़ रुपए तो कहां खर्च हुए, इतनी चेक पोस्टों में से कोई एक आधी भी चेक पोस्ट बनाई गई? कोई नजर नहीं आती। मैं वही तो कह रहा हूं कि इस तरह से 48 करोड़ रुपए जारी हो चुके, तो वो 48 करोड़ कहां गए? नहीं दिखाई दे तो कौन करेगा? पुलिस डिपार्टमेंट की कौन तहकीकात करेगा? हमारे तहकीकाती इदारे भी जो है माशाल्लाह से, तो इस तरह से कोई देखे। और इसी तरह से कई सैकड़ों मंसूबे, कोई एक की बात नहीं है। हर जिस मंसूबे पे हम नज़र डालेंगे तो उसी तरह से मंसूबों पर पैसे तो खर्च होते हुए हैं, बजट में भी रखते हैं, मगर सरजमीन पर कोई काम नज़र नहीं आता है। और तो मामला अपनी जगह पर, मगर लोगों को जो पीने का पानी है, उनकी तालीम है, उनके हवाले से भी जो मैंने आपको बताया पब्लिक स्कूल्स का मंसूबा था, वो तक भी नहीं बनाया जा सका है इसी वक्त। ये है संजीदगी का मुजाहरा जो है
ये 2007 में 97 करोड़ रुपए की लागत से पब्लिक स्कूल्स 5 शहरों में बनाने थे, उसका भी कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पे बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है सिंध के अंदर। हम तो रोना ही रो सकते हैं, हम तो पॉइंट आउट ही कर सकते हैं। अब हुक्मरानों पर मुनसर है कि वो किस तरह से संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, वाकई वो आवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन जाहिद, पीने का साफ पानी तो बेसिक नेसेसिटीज में आता है, आज तक उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया जा सका। फंड्स तो करोड़ों के हिसाब से दे दिए जाते हैं। हम वही तो कहते हैं कि आप पूरे सिंध में जाएं, वहाँ पर आप K4 का मंसूबा मैंने आपको बताया, ये कराची के शहरियों के लिए है। ये तो कराची के अंदर लोग जो हैं पीने के पानी के लिए भी तरसते हैं। आप कराची से कश्मीर तक चले जाएं, आपको कोई भी पीने का साफ पानी का कोई मंसूबा नजर नहीं आता। बिल्कुल जाहिद, देखा जाए तो कराची की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो तलब है और बहुत से मंसूबे जो कि शुरू तो किए गए हैं मुकम्मल नहीं किया गया। हुकूमत को इस जानिब अपनी तवज्जो देनी चाहिए और वो मंसूबे जो अभी तक नामुकम्मल हैं उन्हें मुकम्मल करना चाहिए ताकि अवाम को कम अज कम बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो दी जाएं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मजीद अहम मसाइल के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।